तकाज़े ना निभाए जाते, तुमसे उल्फत के तकाज़े ना निभाए जाते, वरना हमको भी तमन्ना थी कि चाहे जाते। डर जाओगे बशर का जो चेहरा दिखाई दे, डर जाओगे बशर का जो चेहरा दिखाई दे, अच्छा उसी को जानो जो अच्छा दिखाई दे। रफीको राह के खम सुबह कुछ है शाम कुछ और, मिलेगी तुमको न मंजिल नुकूश पास मेरे, लगी है चश्मे ज़माना अगरचे वो दामन, बहुत है दूर अभी दस्ते ना रसा से मेरे, किसी पे मिन्नते बेजा नहीं कि सच ये है, किसी पे मिन्नते बेजा नहीं कि सच ये है, समर गए दिलो जां शेवए वफा से मेरे। पहले तो हाफजा इतना तेज था कि अपना क्या दूसरों का भी सारा कलाम याद रहता था, जो कुछ पढ़ते थे। मगर अब हाफजा ऐसा हो गया कि अपनी गज़ल याद नहीं रहती। यानी ऐसा हुआ है कि काम की मसरूफियत में ये तो याद रहा कि कुछ शेर कहे थे, मगर फिर जो सोचा कि क्या थे तो बिल्कुल याद नहीं आया। न मरते न जीते न डूबे न तैरे, न मरते न जीते न डूबे न तैरे, खबर ही नहीं किस किनारे हैं यारो, खबर ही नहीं किस किनारे हैं यारो, बड़े दोस्ती में खसारे हैं यारो, मगर क्या करें दिल के मारे हैं यारो। अस्सलाम वालेकुम। खराज तहसीन के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। आज जिस शख्सियत को हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, ये कर्ज हमें बहुत पहले अदा कर देना चाहिए था, मगर बाज़ी मजबूरियाँ ऐसी हैं, आज हम ये कर्ज अदा कर रहे हैं। आपका नाम है मोहतरम डॉक्टर शानुल हक हक्की। ज़िंदगी भर सिर्फ काम किया उर्दू ज़बान के लिए, और जब इस दुनिया से गए उस वक्त भी कुछ न कुछ करते रहे। वो किताबें अब उनके बेटे ने छपाई हैं जो उन्होंने काम किया। किताबों की अगर फ़हरिस्त मेरे पास जो है, उसके लिए मुझे एक अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा, इतनी तवील फ़हरिस्त मेरे सामने मौजूद है। आ जाऊं किसी बात पे गर याद भी उसको, जी और किसी बात से बहला के न रह जाए, ऐ रह गुजरो उसको दिलाना तो मेरी याद, वो मुझको कहीं भूल के बिसरा के न रह जाए। सबसे पहले मैं दावत दे रहा हूं मोहतरम नासिर जैदी साहब। मेरा हक्की साहब से ताल्लुक़ भी बुज़ुर्गी का और खुर्दी का ही था, और लेकिन वो काफ़ी तवील अरसे पर मुहित है। जब वो माह नौ के चीफ़ एडिटर थे, और वो अरसा भी उनका 18 साल का है, 1950 से 1968 तक वो रहे। फिर वो टीवी सेल्स में रहे और बहुत बड़े माहिर लिसानियात थे, शायर, अदीब, मुहक्किक, मुतरज्जिम, अफसाना निगार, बहुत सी उनकी हैसियतें हैं। और लुग़त नवीसी जो बड़ा एक मुश्किल काम है, वो उन्होंने वर्षे में पाया था अपने वालिद मौलवी एहतशामुल हक हक्की से, जिनके बारे में डॉक्टर अब्दुल हक ने खाका लिखा और नक्शा खींचा कि मौलवी एहतशामुल हक हक्की पर छत्ती पर किताबें हैं और सीढ़ी लगाकर चढ़े हुए हैं, और 3-3 दिन
ना भूख प्यास का एहसास है, चिटों पर लिखते जा रहे हैं लफ्ज़, नीचे फेंकते जा रहे हैं। और दूसरे लोग, वो मौलाना अब्दुल हक ने जो डिक्शनरी छापी पहले, और बहुत सा काम है उनका, वो अभी आएगा सामने। उनके साथ मुशायरों में भी साथ रहा हमारा, और ताल्लुक़ टीवी के हवाले से भी रहा। जब वो टीवी सेल्स में आए कराची में, वहाँ इंचार्ज थे। और वैसे भी जब भी वो लाहौर आते, मैं अदब लतीफ़ का 15 साल यहाँ एडिटर रहा, और मुझे ये फ़ख्र महसूस होता है कि वो एक खुर्द के पास चलकर दफ्तर अदब लतीफ़ भी आते। और हम, जब मैं इस्लामाबाद में रहा, इस्लामाबाद में भी, और मुझे एक और ये एज़ाज़ हासिल है कि आखिरी इंटरव्यू मैंने उनका तवील रेडियो के लिए किया, जो महफूज है CPU में। और उनके अभी बेटे शायान हक्की साहब से बात हो रही थी, उनके पास गालिबन उसका कैसेट है। और उन्होंने जो आखिरी फ्लैप लिखा किसी का, वो मेरी किताब है इल्तफ़ात, चौथा शेरी मजमुआ। उनका 2005 में इंतकाल हुआ। 1917 उनकी पैदाइश है, और 2005 11 अक्टूबर। और मेरा मजमुआ 2003 में छप रहा था, और वो उस वक्त कनाडा से आए हुए थे। और उन्होंने बड़ा अच्छा फ्लैप लिखा, और बहुत कम फ्लैप लिखे हैं उन्होंने किताबों के। सबसे ज़्यादा दुनिया में उर्दू किताबों के फ्लैप शायरी के और नसर के अहमद नदीम कासमी साहब ने लिखे हैं, और सबसे कम मेरा ख्याल है शानुल हक हक्की साहब और अहमद फराज साहब। तो उनका ये फ्लैप अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा सुना दूँ। मेरी अपनी इसमें खुद सताई शामिल नहीं है, एक तारीख़ी चीज़ है कि इसके बाद उनकी कोई तहरीर किसी किताब में नहीं है। कहते हैं कि मिल्टन का कौल है कि शायर को अपनी ज़ात से भी एक नज़्म की तरह होना चाहिए। ए पोइट ought to be a poem himself। मिल्टन की इससे जो कुछ भी मुराद हो, मैं अपनी दानिश में नासिर ज़ैदी को उसकी जीती जागती ताबीर समझता हूँ, यानी खुश आहंगी और लुत्फ़ कलाम, जिससे उनकी ज़ात इबारत है। बहरहाल ये एक ऐसी तहरीर है नादिर जो मेरे लिए असासा है और आखिरी तहरीर है, तो इसलिए मैंने सुना दी। वैसे उनकी गज़लें बहुत मकबूल हैं। तुमसे उल्फत के तकाज़े न निभाए जाते, वरना हमको भी तमन्ना थी कि चाहे जाते। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बिसाते आरज़ू तस्वीर सहरा हो गई आखिर, वो हंगामों की बस्ती हूँ की दुनिया हो गई आखिर। निशाने सुबह यूं गुम है कि अब निकले न जब निकले, उधर अंदाज़े शब ऐसा कि गोया हो गई आखिर। मैं अब दावत दे रहा हूँ मोहतरम ज़फ़र इक़बाल साहब को। हकी साहब जैसा कि एक हमाजहत शख्सियत थे और बड़ी दिलफरेब शख्सियत के मालिक थे। उनके साथ मेरा राब्ता सिर्फ चंद मुशायरों में शिरकत के हवाले ही से है। बाकी मेरी बदनसीबी है कि मेरा उनके साथ रब्त ज़ब्त कुछ ज़्यादा नहीं रहा। बहरहाल उनका काम बहुत बड़ा काम है उनका, और जो हमेशा इंशाअल्लाह याद रखा जाएगा। मसलन सबसे बढ़कर ये है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का जो तर्जमा उन्होंने किया है वो बहुत मोतबर है और मुस्तनद समझा जाता है, और बहुत बड़ा काम है वो। उसके अलावा उन्होंने तराजम भी बहुत अच्छे अच्छे किए। मसलन वो एंटनी एंड क्लियोपेट्रा का तर्जमा उन्होंने शेक्सपियर के ड्रामे का किया, जो अपनी मिसाल आप है, क्योंकि शेक्सपियर ने उसमें जो स्लैंग इस्तेमाल किया वही मामूल उन्होंने अपने तर्जमे में भी रखा, क्योंकि दिल्ली वाले थे इसलिए ज़ुबान पर अबूर था, और वो वही मुहावरा और स्लैंग जो उर्दू में मुरव्वज थे उनसे उन्होंने काम लिया, और उसको एक बिल्कुल कुदरती अंदाज में उसको इस तरह रहने दिया कि तर्जुमा महसूस ही ना हो। इसके अलावा दर्पण दर्पण के उन्वान से उन्होंने मशाहिर मगरबी शुरा की नज़मों के तर्जमे किए जो बहुत मकबूल हुए। एक और बड़ा काम उनका ये है कि बच्चों के लिए उन्होंने नज़में लिखी बहुत अच्छी, और वो ये काम वो है जो मैदान तकरीबन खाली है, माँ सिवाय इसके कि सूफ़ी तबस्सुम, क़य्यूम नज़र और हफ़ीज़ जालंधरी ने
ये काम किसी हद तक किया। एक गुड़िया ने कहा दूसरी गुड़िया से ये कल, देख मैं कितनी हंसी हूं तेरी सूरत न शक्ल। एक गुड़िया ने कहा दूसरी गुड़िया से ये कल, देख मैं कितनी हंसी हूं तेरी सूरत न शक्ल। इस पे तो दूसरी गुड़िया को भी आया गुस्सा, इस पे तो दूसरी गुड़िया को भी आया गुस्सा। उसने पहले तो बड़ी शान से मारा बुक्कल, फिर कहा कौन से सुरखाब के पर हैं तुझमें, फिर कहा कौन से सुरखाब के पर हैं तुझमें, कल मुही कौन सी तू अबला परी है अरी चल। फिर तो उन दोनों में ऐसी हुई गुत्थम गुत्था, एक का बख्शिया खुला एक की उधड़ी मखमल। सुन के ये शोर शगब दूर से दौड़ी नन्ही, उसको आता हुआ देखा तो गई दोनों संभल। बात बस ये है कि तुम दोनों हो जाहिल गुड़ियां, बात बस ये है कि तुम दोनों हो जाहिल गुड़ियां। तुमको पहचान है बे की ना अलिफ की अटकल, तुम पढ़ी लिखी जो होती तो भला क्यों लड़ती। ये बुरे तौर तुम्हारे हैं जहालत ही का फल, अब से मैं तुमको पढ़ाऊंगी सिखाऊंगी सबक, कायदा अच्छा सा एक देख के ले आऊंगी कल। नन्ही बेचारी तो देती उन्हें पूरी तालीम, नन्ही बेचारी तो देती उन्हें पूरी तालीम, पर गई आंख ही खुल और गया मौका ही निकल। दुनिया ही की राह पे आखिर रफ्ता रफ्ता आना होगा, दर्द भी देगा साथ कहाँ तक, बेदिल ही बन जाना होगा। दुनिया ही की राह पे आखिर रफ्ता रफ्ता आना होगा। डर जाओगे बशर का जो चेहरा दिखाई दे, डर जाओगे बशर का जो चेहरा दिखाई दे, अच्छा उसी को जानो जो अच्छा दिखाई दे, अच्छा उसी को जानो जो अच्छा दिखाई दे। नौमीदियों से गुजरूं तो देखूं रुखे उम्मीद, नौमीदियों से गुजरूं तो देखूं रुखे उम्मीद। सहरा को लांग जाऊं तो दरिया दिखाई दे, सहरा को लांग जाऊं तो दरिया दिखाई दे। मौजे निशात पहलुए साहिल में अब कहाँ, मौजे निशात पहलुए साहिल में अब कहाँ, हर आन एक दर्द सा उठता दिखाई दे। गुजरे हैं ये भी दौर गुलों पर कि हो कोई, गुजरे हैं ये भी दौर गुलों पर कि हो कोई, दरपे चमन के और चमन आरा दिखाई दे। गुजरे हैं ये भी दौर गुलों पर कि हो कोई, दरपे चमन के और चमन आरा दिखाई दे। वो जलवागर है लाख करिश्मों के दरमियां, वो जलवागर है लाख करिश्मों के दरमियां, लेकिन नजर को जिद है कि तन्हा दिखाई दे। वो जलवागर है लाख करिश्मों के दरमियां, लेकिन नजर को जिद है कि तन्हा दिखाई दे। तक तक के राह गैब को पथरा गई नजर, आया कोई न दूर से आता दिखाई दे। अब 10 तरह से शौक है बस नाम तक उसके, अब 10 तरह से शौक है बस नाम तक उसके, अक्सर जिसे 100 तरह लिखे बिन न रहा जाए। गम बुर्दा सही गुंचाए अफसुर्दा सही दिल, तुम प्यार से देखो तो खिले बिन न रहा जाए। मैं अब दावत दे रहा हूँ मोहतरम शहजाद अहमद साहब को। आजकल तो स्पेशलाइजेशन का दौर है, तखसीस। वो कहते हैं ना कि कोई डॉक्टर के पास गया था तो उसके नाक में कोई प्रॉब्लम थी, तो उसने कहा कि ज़रा डॉक्टर मुझे देखो और मशवरा दो। तो उसने कहा देखो तुम्हारा बायां नथना जो है वो ख़राब है, मैं दाएं नथने का डॉक्टर हूँ। तो कुछ इसी तरह का माहौल अब बन गया है। लेकिन जब हम कॉलेज में दाखिल हुए थे तो बहुत से लोग ऐसे थे जिन पर
किसी वक्त भी कोई सवाल किया जा सकता था और वो उसका जवाब उसी वक्त दे सकते थे। लाहौर में भी बहुत सी शख्सियतें हैं, कराची में भी कुछ शख्सियतें थीं, और शानुल हक हकी साहब उन शख्सियतों में शामिल हैं जिनको किसी एक मैदान तक महदूद नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि वो सिर्फ शायर थे, सिर्फ अफसाना निगार थे, सिर्फ वो तर्जुमा करते थे, और इसके अलावा लिसानियात में उनका जो काम है वो भी बहुत बड़ा है। एक बार मैंने एक इश्तिहार देखा था, अखबारों में छपा था, उसमें जो कार के अगले हिस्से को उर्दू ज़ुबान में उन्होंने बयान किया था, और उस सारे इसमें एक फ्रेज़ भी ऐसी नहीं थी जो अंग्रेज़ी की हो। तो वो ऐसी यानी ज़ुबान की इतनी बारीकी से ज़ुबान को जानते थे कि वो जो बिल्कुल आज की चीज़ें हैं उनको भी उस ज़ुबान में बयान कर सकते थे। मेरी उनसे मुलाकात कई दफ़ा हुई, मुशायरों में भी हुई, उनसे मिलने का इत्तेफाक महफिलों में भी हुआ। उन्होंने कुछ किताबें मुझे ख़ास इनायत से मुझे दी भी। मुझे भी कुछ तराजुम करने होते हैं या डिक्शनरी देखनी होती है, तो 3 लुग़त ऐसी थी जिनसे हमने वक्तन फ़वक्तन इस्तिफ़ादा किया। पहली तो मौलाना अब्दुल हक साहब की थी, दूसरी जालबी साहब की कौमी डिक्शनरी थी, और तीसरी इनकी कोइंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी थी। 2 डिक्शनरियाँ ऐसी हैं जिनसे मुझे बहुत मदद मिली। एक मिनहाजुद्दीन की वो इस्तिलाहात के बारे में थी, और दूसरी इनकी अपना किबला शानुल हक हकी साहब की। जहाँ तक शायरी का ताल्लुक़ है, शायरी में भी उन्होंने बहुत से तजुर्बात किए। मसलन उन्होंने गज़ल नुमा लिखा, मसलन उन्होंने हाइकू किस्म की एक चीज़ जो थी वो भी लिखी, और एक काम जो कोई नहीं करता था वो उन्होंने करने की कोशिश की कि हिंदी और फ़ारसी या अरबी के लफ्ज़ को इजाफ़त के साथ बांधना। मैं 2 शेर उनके आपको सुनाकर इजाज़त चाहता हूँ कि राह बतलाने वालों को नींद आ गई, राह बतलाने वालों को नींद आ गई, थक गए खस्ता हालों को नींद आ गई, बेअसर ही रही दास्ताने वफा, बेअसर ही रही दास्ताने वफा, जब छिड़ी सुनने वालों को नींद आ गई। क्या बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शहजाद अहमद साहब। था निशाने बहार में शामिल, था निशाने बहार में शामिल, एक हमारा भी तारे पैराहन। मैं अब दावत दे रहा हूं मशकूर हुसैन याद साहब को। बड़ी लुत्फ़ की बात यह है कि जनाब मेरा उनसे जो पहला तारुफ हुआ वो जोश मली आबादी साहब के साथ, वो वहाँ यहीं लाहौर में किरशन नगर में इतरत हुसैन साहब के साथ वहाँ मौजूद थे। सबसे बड़ी बात मैंने जो उनमें महसूस ये की कि वो दिल बढ़ाते थे और वो दाद देते थे सही माना में, और वो जो एक इनकसार हमारे यहाँ लिखने पढ़ने वालों में, यानी वैसे तो कहते हैं है लेकिन है नहीं, वो उनमें इनकसार अजीब किस्म का था। तो उन्होंने वो जनाब जब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हज़रत ये आप तो ये जो तर्जुमा आपने किए हैं बड़े अच्छे किए, ख़ास तौर पे उसका भगवद गीता का तर्जुमा भी किया है, और मैंने कहा अर्थशास्त्र का भी आपने तर्जुमा किया। तो कहने यार तुम्हारा जो मैंने मजमून पढ़ा है उसके बारे में तर्जुमे के, तुम्हारा तो बड़ा मेयार उसके हिसाब से पता नहीं है या नहीं। मैंने कहा बिल्कुल उसके हिसाब से आप ठीक है। तर्जुमे के लिए मुश्किल ये होती है साहब कि तर्जुमा निगार को, मुतरजिम को ये चाहिए कि वो जो जिसका तर्जुमा कर रहा ना तो उससे ऊपर जाए ना उससे नीचे जाए। बड़ा मुश्किल काम है ये तर्जुमे का। तो हकीकत ये है उन्होंने अपने आप को संभाला, हर तरह से कसर जहात होते हुए भी बड़ी उम्दा किस्म की
गोया हर चीज़ क्या अफसाना, क्या तर्जुमा और क्या ये सब था। बहुत अच्छे लिखा। और मैं शेर सुना देता हूँ उनके दो चार वैसे ही बस उसके बाद। हाँ, अहले हिम्मत के लिए काम बहुत मिलते हैं, काम के साथ मगर नाम बहुत मिलते हैं, और वहशत दिल का मुदावा तो कहाँ होता है, खाके आवारा को इल्ज़ाम बहुत मिलते हैं, और तशदीकी का जो गिला हम नहीं करते साकी, है ये शोहरत कि हमें जाम बहुत मिलते हैं, आलम राज है एक दूर की दुनिया लेकिन कौन सुनता है तो पैगाम बहुत मिलते हैं, कोई सुनता है तो पैगाम कोई बहुत सुनता मिलते है तो पैगाम। तो माजी बहुत उम्दा आदमी, और फिर उसके साथ उनका यही आलिमाना फाजिलाना। फिर मैं उनसे बहस होती थी कि शायरी तो जनाब आजकल तो सारा मतलब ये है कि ज़बान इतनी अपने पे ज़बान ने असर किया कि फ़लसफ़ा पीछा रह गया है, शायरी आगे आ गई है, और शायरी इस पर फिर बड़ी उससे उनसे बहस होती रही हैडगर वगैरह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत अल्लाह मियाँ खुश और खुर्रम रखे आप हज़रात को भी। अब हम शान साहब की एक गज़ल सुनेंगे। मैं दावत देता हूँ सायरा नसीम। भुला दो रंज की बातों में क्या है, भुला दो रंज की बातों में क्या है, इधर देखो मेरी आँखों में क्या है, भुला दो रंज की बातों में क्या है, भुला दो रंज की बातों में क्या है। बहुत तारीक दिन है फिर भी देखो, बहुत तारीक दिन है फिर भी देखो, उजाला चांदनी रातों में क्या है, उजाला चांदनी रातों में क्या है, इधर देखो मेरी आँखों में क्या है, भुला दो रंज की बातों में क्या है, भुला दो रंज की बातों में क्या है। ये क्या ढूंढे चली जाती है दुनिया, ये क्या ढूंढे चली जाती है दुनिया, तमाशा सा गली कूचों में क्या है, तमाशा सा गली कूचों में क्या है, इधर देखो मेरी आँखों में क्या है, भुला दो रंज की
हक़ी साहब से मेरा अदबी तारुफ लड़कपन में हुआ। लखनऊ से एक रिसाला निकलता था, नया अदब नाम था, तरक्की पसंद तहरीक का रिसाला था। मैंने जो शुमारा देखा उसमें एक नज़्म थी, लिखने वाले थे मोहम्मद शानुल हक हक़ी। नज़्म मैंने पढ़ी, बहुत पसंद आई, लहजा नया था, लफ्ज़ियात नई थीं, मज़ामीन नए थे। नज़्म तो याद नहीं रही लेकिन शायर का नाम याद रह गया। उसके बाद मुख्तलिफ़ अदबी रसाइल में मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ीं। हक़ी साहब के अफ़साने पढ़े, हक़ी साहब की नज़में पढ़ीं और हक़ी साहब की गज़लें पढ़ीं। और ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि उनके यहाँ नए और पुराने लहजे की एक ऐसी दिलकश आमेज़िश है जिसकी वजह से उनकी गज़ल को इनफरादी हैसियत हासिल हो गई है। शऊरी तौर पर तो नहीं है, शऊरी तौर पर कुछ अलबत्ता मैंने मसलन बाज़ असातिज़ा की ज़मीनों में उन्हीं के रंग को बरतने की कोशिश की है, लेकिन बहुत थोड़ा है ऐसा कलाम। ज़्यादातर मैंने अपनी ज़मीनों में कहा है और तरह में बहुत कम कहा है। यानी वो ज़मीन कोई सोची नहीं जाती, बल्कि बस ये होता है कि कोई एक मिसरा मौजू हो जाता है। बल्कि आपको हैरत होगी, ज़्यादातर तो ये अमल होता है सोते में। अच्छा। कभी कभी मेरी आंख खुली तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे गज़ल तैयार है और शेर सोते में। जी हाँ, वो ये ज़्यादातर अमल लाशऊर में होता है ये। अच्छा। तो सिर्फ आप उसको कलम बंद कर लेते हैं? ये नहीं, ये है कि उसमें कुछ ना कुछ तो थोड़ी सी काबिश तो करनी पड़ती है, लेकिन जो उसका जौहर होता है, जो सब्सटेंस होता है, जो नुक्ता होता है असल, वो तो मैं समझता हूँ कि शऊरी तौर पर तो आदमी नहीं तलाश कर सकता। दोस्तों की कजरादाई पर भी प्यारा गज़लें वाकई मैं बिल्कुल भूल गया। पहले तो हाफ़ज़ा इतना तेज़ था कि अपना क्या दूसरों का भी सारा कलाम याद रहता था, जो कुछ पढ़ते थे। मगर अब हाफ़ज़ा ऐसा हो गया कि अपनी गज़ल याद नहीं रहती। यानी ऐसा हुआ है कि काम की मसरूफियत में ये तो याद रहा कि कुछ शेर कहे थे, मगर फिर जो सोचा कि क्या थे तो बिल्कुल याद नहीं आया। फिर ऐसा हुआ कि मैंने लिखना शुरू किया अपने ब्याज मुरत्तब की, पुरानी बात है, तो वो ब्यास मेरी मेज़ पर से गायब हो गई। तो बड़ी कोफ्त हुई। उस वक्त तक मैंने उसमें 80 गज़लें लिख ली थी, तो फिर वो नए सिरे से सब लिखना पड़ा। तो उस वक्त तो ये था कि मैंने सब हाफ़ज़े से तमाम पूरा मजमुआ मुरत्तब कर लिया, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। हक़ी साहब पाकिस्तान टेलीविज़न से भी वाबस्ता रहे और सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड थे। हक़ी साहब के साथ हमारे एक दोस्त ने बहुत बरसों काम किया। मैं उन्हें दावत दे रहा हूँ, मोहतरम खालिद क़यास साहब। खालिद एक शायर, अदीब, तनकीद निगार, तर्जुमे किए, बच्चों के लिए लिखा, लुग़त को काम किया, फिर मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट में कैसे रहे? ये तो आपने बड़ी अच्छी बात पूछी, क्योंकि सब ने उनकी बहुत सारी बातें बताई, मगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ
कि जो मेरा ज़ाती एक दोस्त और एक कलीग और वो हमारे कंट्रोलर थे, मैंने हक्की साहब को बहुत सादा, शाइस्ता, कल्चर्ड आदमी पाया। और एक सेल्समैन के लिए ये एक बिल्कुल नई बात थी उस वक्त। और हक्की साहब ने सबसे पहले जो अच्छा काम किया, उन्होंने हमारे दिल जीते और एक ऐसा इमेज अपना क्रिएट किया कि हम सब उनकी इज्जत करते रहे। हक्की साहब के मुतालिक बहुत मशहूर है कि वो भड़क्कड़ थे, बहुत ज़्यादा, और उनके बहुत लतीफ़े मशहूर हैं। और जो सबसे लतीफ़ा बहुत जो कॉमन था कि वो जहाँ जाते थे अपनी बेगम साहब को भूलाते थे और बाद में पीछे फ़ोन आता था कि हक्की साहब मैं तो वहाँ रह गई हूँ। मगर हक्की साहब काम में ऐसे नहीं थे, उन्हें हमेशा याद रहता था कि मैंने क्या काम करना है। और यही वजह है कि उन्होंने जो उनका पीरियड था उसमें हमने रेवेन्यूज़ में बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखाई और हमारा जो इमेज अपनी दूसरी कॉरपोरेशन के साथ था वो भी बढ़ा। और इसके साथ साथ उनकी ये जो क्रिएटिव एबिलिटी थी वही सबसे बड़ा एसेट बनी। इन्होंने जब टीवी से रिटायर हुए तो उन्होंने यूनाइटेड ज्वाइन की और एक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के लिए उन्होंने एक किताब लिखा, ए खुदा मेरे सलामत रहें। और वो इतना क्रिएटिव है कि आज तक इतने बरस गुजर चुके हैं, आज भी वही लाइन और वही मोटो उस कंपनी का है। तो दिस शोज इनकी एबिलिटी कि हक्की साहब किस कदर क्रिएटिव आदमी थे और कितने अलग थे हम लोगों के साथ। इसी वजह से हक्की साहब का नाम हमेशा रोशन रहेगा और हमने टीवी सेल्स वाले हमेशा उनके साथ जो हमारा वक्त गुजरा है हम उसको बड़े कदर से देखते रहेंगे और याद करते रहेंगे। एंड ही वाज आवर हीरो। शुक्रिया। हमी से इस कदर रग़बत, हमी से सरगरां ऐसे, कभी तुम मेहरबां ऐसे, कभी ना मेहरबां ऐसे, लुटाकर एक नशेमन हम नहीं कुछ नौहा खां ऐसे, सलामत ज़ौक़े बर्बादी हज़ारों आशियाँ ऐसे। मैं अब दावत दे रहा हूँ शान साहब के दोस्त मेजर जनरल रिटायर्ड अनवर मुस्तफ़ा हुसैन को। इंडोनेशिया में आप हमारे सफ़ीर रह चुके हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। मेरी शान उल हक हक़ी साहब से शायरी और अदब से तो वाबस्तगी नहीं थी, अलबत्ता वो मेरे रिश्तेदार, मेरी नानी कैसरी बेगम साहबा थी, उनके बड़े भाई डॉक्टर मुशर्रफ उल हक जो कि ढाका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उनके वो नवासे थे। तो हक़ी साहब मेरे लिए या मेरे बहन भाइयों के लिए सब चांद मामू थे। उनका नाम घर में चांद कहा करते थे कब, तो चांद मामू था, मैं उनको भाई चांद साहब कहा करता था। तो मैं अदब को और शायरी को छोड़ते हुए मैं एक आध उनका वाक़या सुनाना चाहता हूँ ऐसे ही फॉर अ चेंज। कि एक दफ़ा वो जब वो एमए का इम्तिहान दे रहे थे, फाइनल ईयर में थे शायद, ये 1 साल पहले का, तो इम्तिहान देने से पहले वो नाश्ता कर रहे थे घर में और जल्दी में थे कि नाश्ता जल्दी जल्दी करके मैं इम्तिहान में पहुंच जाऊं टाइम से। तो जब वो पहुंचे अपने, उनके यार दोस्तों ने पूछा, भी लगता है कि सीधा नाश्ता करते हुए आ रहे हो इधर। तो उन्होंने कहा कैसे मालूम हुआ? कहने लगे आपके लिबास से मालूम हो रहा है आप टीकोजी पहने हुए आप बजाय टोपी पहनने के कोई और टीकोजी पहन के आप आ गए, इसलिए हमें अंदाजा हुआ कि जी आप सीधा नाश्ते के टेबल से ही आ रहे हैं वहां से सीधा। ऐसी एक और उनका लतीफ़ा है कि ट्रेन में जा रहे थे और कुछ लोग उनको दूसरी तरफ मिलने के लिए आए, सब इंतज़ार कर रहे थे। तो इन्होंने जब रात को ट्रेन में बैठे थे
तो अपना कोट और पतलून एक हैंगर पे लगा के क्लोजेट में लटका दिया था और अपने जूते भी नीचे रख दिए थे और रात को स्लीपिंग सूट वगैरह पहन के सो गए। तो सब जब वो स्टेशन आने लगा तो उसके पहले उनको तैयारी करनी थी। जब तैयारी करने के लिए उन्होंने वो क्लोजेट खोला तो देखा उनका सूट टंगा हुआ है, लेकिन उनको अंदाजा हुआ कि जी सूट भी है और नीचे जूते भी हैं, तो कोई आदमी है अंदर शायद। तो उन्होंने कहा सॉरी एक्सक्यूज मी करके दरवाजा बंद कर दिया उन्होंने। वो उसके बाद फिर वो शायद कुछ और भी उनका है, लेकिन बहरहाल वो सूट पहन के वो प्लेटफॉर्म पर नहीं उतर सके। वो अपने स्लीपिंग पजामाज में और शायद ड्रेसिंग गाउन पहन लिया था, वो उतर गए उस तरह। तो मैं इसके अलावा और कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता। आप सबका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं भी कुछ बोलूं। शुक्रिया। दावत दे रहा हूँ आसिफ मेहंदी साहब को तशरीफ लाएं और शान साहब पर कलाम सुनाएं। बड़े दोस्ती में खसारे हैं यारो, बड़े दोस्ती में खसारे हैं यारो, मगर क्या करें दिल के मारे हैं यारो, बड़े में खसारे हैं यारो। शबे माह है माह पारे हैं यारो, शबे पारे यारो, क़यामत के सामान सारे हैं यारो, क़यामत के सामान सारे हैं यारो, बड़े दोस्ती में खसारे कहाँ तक अपने पराए का किस्सा, कहाँ तक ये अपने पराए का किस्सा, सभी गम हमारे तुम्हारे हैं यारो, सभी बड़े दोस्ती में खसारे हैं यारो। न मरते न जीते न डूबे न तैरे, न मर जीते न डूबे न तैरे, खबर ही नहीं किसका नारे हैं यारो, खबर ही नहीं किसका नारे हैं यारो, बड़े दोस्ती में खसारे हैं यारो, मगर क्या करें दिल के मारे हैं यारो, बड़े दोस्ती में खसारे हैं यारो।
ऑरेंज की बातों में क्या है, इधर देखो मेरी आंखों में क्या है। था निशाने बहार में शामिल एक हमारा भी तारे पैराहन, नगमा यूं साज में तड़पा मेरी जान हो जैसे मेरा दिल हो मेरे सीने की फुगा हो जैसे। उनसे हो जाते हैं वहशत में कुछ ऐसे भी कलाम लोग सुन पाएं तो दोनों ही को दीवाना कहें। शानुल हक हकी गज़ल के तमाम कमाल शायर, श्रीमद् भगवद गीता के बाकमाल मुतर्जम, कौटिल्य की किताब अर्थशास्त्र के पहले मुस्तनद और मोतबर मुतर्जम, माहिर लिसानियात, फरहंगे तलफ़ुज़ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मशहूर ज़माना डिक्शनरी, अंग्रेज़ी उर्दू डिक्शनरी के मुरतब, लिसानियात पर बहुत काम, तनक़ीद पर मारकतुलारा मज़ामीन का सिलसिला, बहुत सी किताबें, बाज़ में अव्वलियात का शरफ़, ज़ाहिदा खातून शेरवानिया पर पहला बड़ा तफसीली तनक़ीदी मज़मून, बहादुर शाह ज़फ़र की शायरी के हवाले से बाज़ नई जहतों का इंकशाफ। शानुल हक़ी बिलाशुबा अपने अहद की नाबिग़े रोज़गार शख्सियतों में शुमार होते हैं। तजुर्बे तो हो सकते हैं बशर्ते कि उनमें आवर न हो। अगर किसी तरफ तबीयत राग़िब होती है तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है, तजुर्बा तो हमेशा होता रहेगा। फॉलो अप तो इतना हुआ कि मैंने तो देखिए पाबंदी से अपनी ज़मीनों ही में कहा है और मेरी ज़मीनें तो बहुत इख्तियार की गई। मसलन ये जो पहली गज़ल मैंने कही थी शायद सन 50 में, नगमा यूं साज में तड़पा मेरी जान हो जैसे, ये पहली गज़ल थी इस रदीफ काफ़िये में। फिर लोगों ने काफ़िया बदल बदल कर इस ज़मीन में बहुत सी गज़लें कहीं, इस तरह और बहुत सी ज़मीनें, बल्कि मैं देखता था कि गज़ल मेरी छपी है कि साले में, उससे अगले महीने उसी ज़मीन में एक और गज़ल छप गई। तो इस तरह से तो मैं ये नहीं समझता कि मैंने कोई गहरा नक्श कोई छोड़ा होगा, बल्कि आप सच पूछिए तो मैंने इतनी मसरूफ जिंदगी गुजारी है कि मैंने तो शायरी को बहुत कम वक्त दिया है। हाल में अपने कुछ सितर है मगन है कोया, हाल में अपने कुछ सितर है मगन है कोया। हमने देखे ही नहीं अगले ज़माने अपने, वो मज़ा रखते हैं कुछ ताज़ा फसाने अपने। पाई न कोई मंजिल पहुंची न कहीं राहें, पाई न कोई मंजिल पहुंची न कहीं राहें, भटका के रही मुझको आवारा गुज़रगाहें। आलाम ज़माना से छूटें तो तुझे चाहें, आलाम ज़माना से छूटें तो तुझे चाहें, मसरूफ़ मशक्क़त हैं हसरत से भरी बाहें। मैं अब दावत दे रहा हूँ बेगम मेहर जहां नबी को। शानुल हक हकी साहब मेरे शौहर हकीम नबी साहब के दरीना दोस्त थे। शानुल हक हकी साहब के मज़ामीन अक्सर रिसालों में पढ़े हैं और फिर उनके साहबजादे शानुल हक हकी हमारे दामाद बन गए। हकी साहब के बारे में सुना था कि उन्हें भूल की आदत है, इसी वजह से अक्सर अपने पाइप, बटुआ वगैरह और ऐनक भूल जाया करते थे। ऐसा काबिल ज़हन इंसान मगर मज़ामीन लिखने और लुग़त तैयार करने में अपना जवाब नहीं रखते थे। पहले सलमा हकी फिर शानुल हकी साहब कनाडा चले गए और वहीं पर वफ़ात पाई। वफ़ात हसरत आयात की खबर सुनकर दिली रंज हुआ और उस अजीम उर्दू राइटर के रुखसत होने पर उर्दू ज़ुबान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा।
एक शान साहब की गज़ल और सुनते हैं। मैं दावत दे रहा हूँ नदीब अब्बास साहब। मज़ा रखते हैं कुछ ताज़ा फसाने अपने, वो मज़ा रखते हैं कुछ ताज़ा फसाने अपने। भूलते जाते हैं सब दर्द पुराने अपने, वो मज़ा रखते हैं कुछ ताज़ा फसाने अपने। हाल में अपने कुछ इस तरह मगन है गोया, हाल में अपने कुछ इस तरह मगन है गोया। हमने देखे ही नहीं अगले जमाने अपने, वो मज़ा रखते हैं कुछ ताज़ा फसाने अपने। हम वही हैं कि जहाँ बात किसी ने पूछी, हम वही हैं कि जहाँ बात किसी ने पूछी। खुशगुमा हो के लगे दाग दिखाने अपने, वो मज़ा रखते हैं कुछ ताज़ा फसाने अपने। हम नशी दोस्त की सूरत तो कहाँ मिलती है, हम नशी दोस्त की सूरत तो कहाँ मिलती है। चैन से वो है जो दुश्मन को न जाने अपने, वो मज़ा रखते हैं कुछ ताज़ा फसाने अपने। भूलते जाते हैं सब दर्द पुराने अपने, वो मज़ा रखते हैं कुछ ताज़ा फसाने अपने। अब मैं ज़हमत दे रहा हूँ डॉक्टर सलीम अख्तर साहब को। जहाँ तक शानुल हक हकी साहब की शख्सियत और तख्लीकी शख्सियत का ताल्लुक़ है, उसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना। एक हमारे यहाँ अदब में एक बड़ा बेमानी क्लीशे मिलता है कि जो शायर नहीं बन सकता वो नक्काद बन जाता है। शायरी के साथ साथ उनकी जो तख्लीकी शख्सियत थी मुख्तलिफ खानों में मुनक़सिम थी। लुग़त, लिसानियात, लफ्ज़ शनासी
अफसाने, शेरी तराजुम, आप बीती और इनके अलावा भी बहुत कुछ। मुझे तो यूँ महसूस होता है कि हक्की साहब इल्म व अदब का मुहीत बेकरां थे। उन्होंने तनकीद में नक़्दो निगारिश, एक बहुत अच्छी उनकी किताब है जिसमें तनकीदी उसूलों के हवाले से तख्लीकी शख्सियात का बहुत अच्छा मुताला है, और उसमें अदब व नक़्द के जो अहम मसाइल आते हैं जिन पर बहसें होती रहती हैं, उन्होंने उन पर कलम उठाया है। अर्थशास्त्र का मुझे बहुत शौक़ था देखने का। चाणक्य की किताब जब मिली तो मैंने पढ़ा और पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ, प्रिंस का तो जिक्र सुनते ही आ रहे थे मैकियावेली का, कि मशरिक़ में भी एक ऐसा काम हुआ है कबल मसीह जो शायद बाज़ मामलात में प्रिंस से भी आगे है। मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता, लेकिन उन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें की हैं कि कैसे जासूसी की जाए। कहता है जी खूबसूरत औरतों को जासूसी के लिए भेजो और पंडितों और मजहबी लोगों को भेजो जासूसी के लिए, कि ये हर जगह आसानी से जा सकते हैं। मतलब इस तरह का काम जो है वो अकल देता है, हम उस हिसाब से शायद हम भी कुछ जासूसी वासूसी कर सके तो अच्छी बात है। तो उसके अलावा लोग कहते, अपने हुस्न की बात कर रहे हैं, बड़ी नरगिसी शख्सियत लगती है मुझे वो। लोग कहते देखो क्या लड़कियों की सी कलाई है, जिल्द शफाफ थी और उस पर रुआं बिल्कुल ना था। एक मर्तबा जनाना लिबास पहनकर मेकअप किया और जेवरात पहनाकर मेरी तस्वीरें उतारी। ये बेतकल्फ़ी जो है, और ये उस वक्त लिख रहे हैं जबकि वो न जाने क्या क्या बन चुके थे, उलमा में और सीनियर बुज़ुर्गों में शुमार होता था। तो उन्होंने जवानी की खूबसूरत यादें हमारे साथ शेयर की हैं, और ये जो इनकी बीती है उस वक्त उन्होंने खुद ही लिखा था कि इसका उन्वान अफसाना दर अफसाना मेरे इस शेर से है। फिर वही दुनिया दिले दीवाना याद आने लगी, जिंदगी अफसाना दर अफसाना याद आने लगी। आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। उर्दू की क्लासिकी रिवायत को ज़िंदा रखने में एक नाम सबसे अहम है, और वो है शानुल हक हक़ी का। दिल्ली की ज़ुबान जैसी बोली जाती थी, वो मुहावरे की ज़ुबान जैसी लिखी जाती थी, उसका ख़ज़ीना शानुल हक हक़ी थे। उन्होंने कई लुगात भी मुरतब की, उर्दू के मुहावरों की किताबें भी मुरतब की। कुरान मजीद को वो उर्दू शायरी में मुंतकिल भी कर रहे थे कि उनका इंतकाल हुआ, और उन्होंने उर्दू की जितनी भी असनाफ़ हैं उसमें उन्होंने काम करने की कोशिश की, और उर्दू अदब को इतनी सारी चीज़ों के मुतनव्वो इम्कानात में ज़ाहिर किया कि मुझे आज भी ख्याल आता है कि उर्दू की खिदमत करने वालों में शानुल हक हक़ी के अलावा इतना अहम नाम कोई और नहीं है। सहरा ही से गुजरी थी खोई गई जो राहें, बतलाएंगे ये चश्मे ये बंद ये चरागाहें। शमशीर की जद पर हैं कुछ और हमी जैसे, शमशीर की जद पर हैं कुछ और हमी जैसे, हंगामे तकाजा क्या ए दिल वो जिसे चाहें। क्या रूप बदलते हैं तस्वीर में ढलते हैं। जख्म भी दिल में ना होता तो कराहे जाते, जख्म भी दिल में ना होता तो कराहे जाते, वरना हमको भी तमन्ना थी कि चाहे
दर्द की लज्जत में कराहे जाते, वरना हमको भी तमन्ना थी कि चाहे जाते तुमसे उल्फत के तकाज़े ना निभाए जाते। उनमें एक तो खुसूसियत ये थी ही कि वो बहुत बड़े लुग़त नवीस थे। दूसरी खुसूसियत उनमें ये थी कि इंतहाई मेहनती और मुस्तैद आदमी थे। उर्दू बोर्ड में आते थे, रात को 9-10 बजे बैठते थे और सुबह 4 बजे तक लुग़त का काम करते रहते थे। तो उन्होंने लुग़त की जिन जिल्दों की मानी नवीसी की है, मैं समझता हूँ कि वो एक लाजवाब और मुस्तनद काम है और बड़े मेहनती आदमी थे। अल्फाज की पर गिरफ्त और अल्फाज की मानवियत पर इतने हावी थे कि सब लोग उनसे पूछते थे। फिर उन्होंने कंसाइज ऑक्सफर्ड डिक्शनरी का उर्दू में तर्जुमा किया। हुस्न इत्तिफाक यह है कि उस पर नज़र सानी का मौका मिला। 3 बरस लगे मुझे नज़र सानी करने में और मैं बेहतरीन गवाह हूँ हाक़ी साहब की इल्मी ज़र्फ़ निगाही का, उनकी मेहनत का और उनकी कारकर्दगी का। मेरा ख़्याल ये है कि वो अपनी जगह एक यादगार है। अब मैं दावत दे रहा हूँ हुमैरा चन्ना को कि स्टेज पे तशरीफ लाएं। फिर वही दुनिया दिल दीवाना याद आने लगी, फिर वही दुनिया दिल दीवाना याद आने लगी। जिंदगी अफसाना दर अफसाना याद आने लगी, फिर वही दुनिया दिल दीवाना याद आने लगी। दोस्तों की कज अदाई पर भी प्यार आने लगा, दोस्तों की कज अदाई पर भी प्यार आने लगा। दुश्मनों की शक्ल मासूमाना याद आने लगी, दुश्मनों की शक्ल मासूमाना याद आने लगी। जिंदगी अफसाना दर अफसाना याद आने लगी, फिर वही दुनिया दिल दीवाना याद आने लगी।
नजर आने लगा। फिर हर एक बेगाना हम सूरत नजर आने लगा। यक बयक हर सूरत बेगाना याद आने लगी। यक बयक हर सूरत बेगाना याद आने लगी। जिंदगी अफसाना दर अफसाना याद आने लगी। फिर वही दुनिया दिल दीवाना याद आने लगी। जिंदगी अफसाना दर अफसाना याद आने लगी। फिर वही दुनिया दिल दीवाना याद आने लगी। शान साहब के साहबजादे इस महफिल में मौजूद हैं और जाहिर है औलाद मोहब्बत करती है वालिदैन से, मगर जैसी मोहब्बत शान को शान साहब से है उसका अंदाज़ा मुझे तकरीबन 1 साल हो गया उनसे मिलते हुए कि मैं उसको बता नहीं सकता। कौमी एयरलाइन में कप्तान है और उसके बावजूद इतना वक्त निकाल लेते हैं। यहाँ मौजूद हैं, तशरीफ लाते हैं शायान। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा और पीटीवी का कि उन्होंने ये महफिल सजाई अब्बा के लिए। एक चीज़ की मैं तस्दीक करना चाहूँगा, यहाँ पर जनरल साहब ने कहा कि वो अपने सूट भूल गए, लेकिन वो सूट नहीं भूले थे, वो एक जूते का पैर अपना भूल गए ट्रेन के अंदर, क्योंकि उससे पहले एक साहब से कह चुके थे कि यार हम ही भूलते हैं, कोई साहब देखो अपना जूता छोड़ के चले गए और असल में वो जूता उनको अपना था, लेकिन मारे शर्म के वो जूता उठाया नहीं उन्होंने, तो वो किस्सा ये था। बहरहाल मैं से कुछ ज़ाती ज़िंदगी के बात कर सकता हूँ, इल्मी काबिलियत के तो काबिल नहीं हूँ कि इस पर कुछ तबसरा करने के लिए, लेकिन मैंने उनको जो पढ़ा है उनके इंतकाल के बाद पढ़ा है। मैंने महसूस किया कि बहुत कमाल पसंद आदमी थे। ये लफ्ज़ मैंने अंग्रेज़ी की डिक्शनरी से चुना है, क्योंकि मैं भी कोशिश करता हूँ कि जब उर्दू बोलूँ तो उर्दू बोलूँ और जब अंग्रेज़ी बोलूँ तो उसमें उर्दू का लफ्ज़ शामिल हो। यही वो चाहते थे कि उर्दू ज़बान बहुत अमीर ज़बान है, उसमें बहुत सी अच्छी ज़बानों को शामिल किया गया है, लेकिन वो चाहते थे कि इलाक़ाई ज़बानें जो हैं पंजाबी, बलोची, सिंधी और पश्तो, इसके लफ्ज़ शामिल हों, लेकिन अंग्रेज़ी मिला के उर्दू ना भूली जाए। बहरहाल मैं ये कहूँगा कि वो जो मैंने उनको पढ़ा वो देखा कि वो बहुत प्रोफेशनलिस्ट थे, कमाल पसंद जिसे कहते हैं। और जैसे एक उन्होंने तर्जुमा किया है भगवत गीता का। मैं लंदन में गया था, उनकी याद में एक जलसा हुआ था, वहाँ एक साहिबा आई जो हिंदुस्तान से आई थी, शी वॉज डॉक्टरेट PhD थी और नेहरू सेंटर की हेड थी वो। उन्होंने कहा कि मैं संस्कृत में भगवत गीता पढ़ती हूँ और हिंदी में भी, लेकिन जो मज़ा मुझे उर्दू में पढ़ने में आता है हक़ी साहब की भगवत गीता का, मुझे ज़्यादा मैं इसको मज़ा लेती हूँ उर्दू में पढ़ने में बनस्बत, क्योंकि संस्कृत ज़रा मुश्किल ज़बान है। बहरहाल वो भूल का ज़्यादा ताल्लुक़ है, भूलते अक्सर थे, मगर एक आध दफ़ा ऐसा हुआ कि नाश्ते पे अखबार पढ़ते रहते थे, अंडा खाया, 2 अंडे ज़रूर खाते थे, हालांकि कोलेस्ट्रॉल भी था, लेकिन बाकायदगी से 2 अंडे खाते थे। अंडा खाया और फिर बोले भाई वो अंडा तो कोई आया नहीं, हमें हो रही देर, हम जा रहे हैं। तो इस तरह की भूल ज़रूर करते थे और अपनी भूल पे हंसना भी जानते थे। एक शेर उनका मैं आपको सुनाऊंगा, अपने आप पे हंसना जानते थे कि ज़ौक़े नज़र के दम से गवारा है रंज अज़ीज़, खुद को भी देखते हैं तमाशा समझ के हम। ज़ौक़े नज़र के दम से गवारा है रंज अज़ीज़, खुद को भी देखते हैं तमाशा समझ के हम। तो सन 65 में वो गए लंदन, वहाँ पे मसरूफियात बहुत थी, तो अक्सर अपने पाइप और बैग और बटवा टैक्सियों में और सबवेज में और मेट्रो में और ट्यूब में भूल जाते थे। तो BBC लंदन से उन्होंने बच्चों के लिए नज़म लिखी, जो मैं आपको सुना देता हूँ। दोस्त हैं अपने भाई बुलक्कड़, बातें इनकी सारी गड़बड़। दोस्त हैं अपने भाई बुलक्कड़, बातें इनकी सारी गड़बड़। राह चलें तो रास्ता भूलें, बस में जाएं तो बस्ता भूलें। अपने हस्बे हाल लिखी थी, टहलने जाएं छड़ी बुलाएं, तैरने जाएं घड़ी बुलाएं। टोपी है तो जूता गायब, जूता है तो मोज़ा गायब।
प्याली में है चमचा उल्टा, फेर रहे हैं कंका उल्टा, और तो और पजामा उल्टा। सौदा लेकर दाम न देंगे, दाम दिए तो चीज न लेंगे, कोई पुकारे दाम तो लाओ, कोई कहे बंडल तो उठाओ। डाले खत बिन एड्रेस लिखे, एक ना पहुंचा 9-10 लिखे। अम्मी को खत लिखते तो कहते तुमने जवाब नहीं दिया, तो वो खत उनकी जेब से निकलते थे। डाले फिर कहते तो मेरी जेब में पड़ा था, मैंने मेल नहीं किया। डाले खत बिन एड्रेस लिखे, एक ना पहुंचा 9-10 लिखे, पहुंचे भी तो आखिर किस जा, जे भी लेटर बॉक्स है इनका। वो तो ये कहिए कि खुदा ने तन से आज़ाद जोड़ दिए हैं, बांध दिए हैं सब कल पुर्जे, वरना हर रोज आप ये सुनते। गिर गई मेरी दानी छुंगली, ढूंढ रहा हूं बीच की उंगली, क्या कहिए औसान है गायब, कल से दोनों कान है गायब। एक तो साबुन दान में पाया, दूसरा जाने किसने उड़ाया। रान एक लिपटी शाल में निकली, नाक बंधी रुमाल में निकली। हाथों की है शहर में डोडिया, आंखों की है शहर में डोडिया, हाथों का पिटता है डंडोरा। तुमने तो नहीं देखी भाई खूंटी भरती खाल हमारी, भूले कहीं सर और कहीं धड़, हाय बेचारे भाई भुलक्कड़। एक बात जो मैं आखिर में आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत बाअमल आदमी थे, ये अपनी मौत के लिए भी पूरी तरह तैयार थे। मैं कोई उनके इंतकाल से 10-12 दिन पहले गया था कनाडा, तो मैंने उनसे बैठा हुआ था, तो डॉक्टर आयुष ने कहा कि डॉक्टर वी आर शिफ्टिंग यू टू पैलेटिव वार्ड। पैलेटिव वार्ड कहलाता है जहाँ पे हम उन मरीजों रखते हैं जो लाइलाज जिनका होता है, जो दोज हु हैव लेस देन 3 months टू लिव। तो मैंने उनके चेहरे पे एक डर नहीं देखा, एक मायूसी देखी, क्योंकि वो मुझसे कह रहे थे कि अगर मुझे 3 साल मिल जाए तो ये मैं ऑक्सफोर्ड की उर्दू डिक्शनरी खत्म करके चला जाऊँ। बहरहाल बस मैं एक शेर उनका आखिर में पढ़ूंगा आपके लिए जो मुझे बड़ा पसंद है। आया नहीं पलट के कोई भी गया हुआ, आया नहीं पलट के कोई भी गया हुआ, मैं खुद ही जाऊंगा अब उन्हें ढूंढता हुआ। खुश रही। खिला चमन हवा में फिर नकीब बहार, खिला चमन हवा में फिर नकीब बहार, अभी तो जख्म हरे हैं तेरी दुआ से मेरे। गरा है कान पे उनके वही सुखन, गरा है कान पे उनके वही सुखन, जो अभी अदा हुए भी नहीं नुत्क़े बेनवा से मेरे। यहीं कहीं वो हकीकत न क्यों तलाश करूं, यहीं कहीं वो हकीकत न क्यों तलाश करूं, जिसे गुरेज है औहा में मावरा से मेरे। वाह। निशात व रंग के खूगर मुझे मुआफ रखें, निशात व रंग के खूगर मुझे मुआफ रखें, निशात व रंग के खूगर मुझे मुआफ रखें, छलक पड़े जो लहू साज खुशनवा से मेरे। एक ज़ाती सिलसिले में उनका एहसानमंद होने का शरफ हासिल है। जब मेरी पहली किताब शाया हुई तो मैं बहुत खौफज़दा था। मैंने अपनी किताब मेरे दुनिया में उनको भेजी और मैंने उनसे कहा कि आप इसको हर्फ हर्फ देखेंगे और जब आप तस्दीक फरमा देंगे तब ये किताब छपेगी। हक़ी साहब बहुत मोहब्बत करने वाले, नहायत नरम शाइस्ता मिजाज, उनकी शख्सियत में शोखी भी थी। बाज़ उनकी बातें ऐसी हैं कि जो बयान नहीं की जा सकती। शौक़ी के ज़ैल में ऐसी बातें हैं कि जिनका ज़िक्र शायद बरमला करना मुनासिब ना हो, लेकिन मैंने उनको हमा वक्त कुछ न कुछ करते देखा। कभी किसी लफ्ज़ की सेहत पे गुफ्तगू हो रही है, कभी किसी मुहावरे पे बात हो रही है। उन्होंने खुसरो के रंग में बहुत सी कहमकरनियाँ कहीं, उन्होंने रेख्ती के अंदाज में कुछ शेर कहे। आखिर दिनों में अंग्रेज़ी में उन्होंने ख़ुद अपनी नज़मों के तर्जुमे भी किए और बेशुमार मज़ामीन ऐसे हैं कि जिन पे उन्होंने लिखा। उन्होंने शेक्सपियर के ड्रामों में से तराजिम किए। लिसानियात उनका इख्तिसास था। जो लुग़त कबीर है उर्दू का जो सबसे बड़ा लुग़त, उसमें उन्होंने बहुत मेहनत की। अब जो ये 20-21 जिल्दों में डिक्शनरी बोर्ड का काम आप देखते हैं, इसकी बुनियाद गुजारों में हक़ी साहब थे। उन्होंने बहुत वक्त इस पर सर्फ किया था और जो मेथडोलॉजी जदीद खतूत के हवाले से डेवलप की थी, इसका सेहरा भी हक़ी साहब के सर जाता है। लफ्ज़ी कारीगरी तो हमेशा होती रही है, अब भी हो रही है और मैं समझता हूँ आइंदा भी होगी। ज़बान तो ऐसी वसी चीज़ है, इससे आप बहुत काम लेते हैं, हवा की तरह बहुत काम लिए जाते हैं इससे। आप ये समझें कि इससे ज़बान से आला शायरी ही पैदा करने का काम लिया जा सकता है, ये गलत है। मुख्तलिफ तबीयतें अपने मजाक के मुताबिक, अपने मिजाज के मुताबिक, अपने ज़ौक़ के मुताबिक ज़बान को तरह तरह से बरतते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके लिए मरगूब नहीं होंगी, मेरे लिए मरगूब नहीं होंगी। बाज़ लोग अपने तफन्नुन के तौर पर उसे बरतते हैं, एक ख़ास सूरत है तो वो भी चलने दीजिए। यानी अगर ऐसा हो कि सिर्फ वही
हो और उसी हद तक महदूद रह जाए हमारी अदबी सरगर्मी, तब तो बेशक एक ये अलामत अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर ये भी साथ साथ चलता है तो मैं तो इसमें कोई मोतरी, बल्कि मैं तो ऐसी शायरी को जिसे आमतौर पे लोग घास फूस समझते हैं उसे भी लुत्फ से लेके पढ़ लेता हूँ। दावत दूंगा ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया साहब को। शानुल हक हकी का नाम मैंने सबसे पहले 1957 में सुना था, जब मैं इंटरमीडिएट का तालिब इल्म था। जो लोग मेरी उम्र के हैं या मुझसे ज़रा छोटे हैं उनको याद होगा कि 1957 में 1857 की नाकाम जंग आज़ादी की 100 साला तकरीबात बहुत ज़ोर शोर से पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मनाई गई थी। उन्हीं दिनों मैं एक बुक स्टॉल पर गया तो एक किताब नशीद हुर्रियत नज़र आई मुझे, और मुरत्तिब का नाम देखा तो वो शानुल हक हकी था। बहुत खूबसूरत छपी हुई किताब थी, दबीज़ कागज़, बहुत खूबसूरत टाइप का भी नया रिवाज हुआ था उस ज़माने में, और कीमत सिर्फ 5 रुपये थी। बड़ी ज़ख़ीम किताब थी। वो मैंने ख़रीद ली, उसको एक दफ़ा नहीं बार बार पढ़ा, इतना अच्छा इंतखाब था। और मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे एक बुज़ुर्ग मिलने वाले शायर, मशहूर शायर सैयद जाफ़र ताहिर थे, उनकी एक नज़म उसमें थी, तो उन्होंने वो किताब मुझसे मुस्तार ली और कभी वापस नहीं मिली, जिसका मुझे आज तक अफसोस है। खैर, शानुल हक हकी साहब की मुख्तलिफ जहतें रफ्ता रफ्ता मेरे सामने आती रहीं, और दूसरी जहत जो उनकी मेरे सामने आई वो उनकी शायरी थी। उनकी किताब तारे पैराहन जब छपी तो मैं उस वक्त एमए का तालिब इल्म था, और मेरे उस्ताद डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला जो सदर शोबा और प्रिंसिपल ओरिएंटल कॉलेज थे, वो अक्सर तालिब इल्मों की तशवीक के लिए नई छपने वाली किताबें क्लास में अपने साथ लाया करते थे। तो वो उन दिनों ये किताब भी अक्सर लाते थे और इसमें से अशार पढ़कर सुनाते थे, और उन्हीं दिनों उन्होंने एक बहुत अच्छा मजमून भी इस किताब पर लिखा था। तो इस तरह से उनकी शायरी से मैं आशना हुआ। जहाँ तक हकी साहब की शायरी का ताल्लुक़ है, वो बहुत अच्छे शायर हैं और उनमें कोई उलझन नहीं है लफ्ज़ी ख्याल की। वो बात को बड़े दिलनशीं अंदाज से कहते हैं, उसमें जज्बा होता है लेकिन सादगी के साथ। मगर दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ शायरी बहुत ज़्यादा हुई है, और गज़ल की शायरी तो और भी ज़्यादा हुई है। यानी अगर हम किसी भी शायर को जिसमें कि इनफरादियत बहुत नुमायाँ ना हो हम पढ़ें, तो सतह पर हम पढ़ते हुए एक फ़रेब या शराब का शिकार हो जाते हैं कि शायद ये वही बातें दोहरा रहा है जो गज़ल की शायरी में बहुत अरसे से कही जा रही हैं। हालांकि हकी साहब के यहाँ ये बात नहीं है। उनमें एक क्लासिकियत का आहंग ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ जिद्दत भी है। लेकिन उस जिद्दत को आप सतह पर दरियाफ्त नहीं कर सकते, उसको ज़रा तवज्जो से पढ़ना पड़ता है। मगर जहाँ तक उनका ये काम है जो लुगात का है और ज़बानों का है, वो सिर्फ ये लुगत नहीं है बल्कि एक तलफ़ुज़ की लुगत भी उन्होंने छापी है, एक ज़रबुल अमसाल की लुगत भी उन्होंने तैयार की है। और जो तलफ़ुज़ की लुगत है, जिन हज़रात ने या ख़वातीन ने उसको देखा है, जिनको मौका मिला है, उनको मालूम होगा कि उसमें उन्होंने जदीद अंदाज में बताया है कि तलफ़ुज़ लफ्ज़ों का कैसे लुगत में अच्छे तरीके से बयान किया जाता है। फिर उनकी आप बीती है जो अफ़कार कराची में किस्तों में छपती रही।
और मुझे उसे पढ़ने का मौका मिला है, वो एक लाजवाब आप बीती। बहुत कम उर्दू की आप बीतियाँ हैं जो उस मेयार तक पहुँचती हैं। उसमें वो दिल्ली और दिल्ली की वो शख्सियात, एक से एक बड़ा आदमी जिनका हमने सिर्फ नाम पढ़ा है या जिनकी चीज़ें पढ़ी हैं, वो जीती जागती शक्लें उस आप बीती में हमें नज़र आती हैं। और फिर उसके बाद कराची में एक से एक बड़ा आदमी पड़ा हुआ था जो रफ्ता रफ्ता दुनिया से उठते जा रहे हैं। तो ये जब आप बीती किताबी शक्ल में छपेगी तो मुझे यकीन है कि उर्दू आप बीतियों में एक यादगार और ज़िंदा रहने वाली आप बीती होगी। तो मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि फैले हुए काम और मुख्तलिफ जिहतों के काम वाले लोग, जैसे फौरी तौर पर एक जहन में नाम मिर्ज़ा रुसवा का आता है, जो पता नहीं क्या कुछ लिखा किए लेकिन उनको उमराव जान अदा ने ज़िंदा रखा। तो मुझे भी यकीन है कि शानुल हक हकी अपने अफसानों की वजह से, अपनी शायरी की वजह से ज़रूर कुछ ना कुछ ज़िंदा रहेंगे, लेकिन अपने लुग़त के काम की वजह से वो यकीनन ज़िंदा व पाइंदा रहेंगे और बाकी काम उसकी वजह से ज़िंदा रहेगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया डॉक्टर साहब। और अब एक गज़ल के साथ इस महफिल को हम ख़त्म करते हैं। मैं दावत दे रहा हूँ शाहिदा बिन्नी साहिबा को। तुमसे उल्फत के तकाज़े ना निभाए जाते, तुमसे उल्फत के तकाज़े ना निभाए जाते, वरना हमको भी तमन्ना थी कि चाहे जाते, तुमसे उल्फत के तकाज़े ना निभाए जाते, वरना हमको भी तमन्ना थी कि चाहे जाते, तुमसे उल्फत के तकाज़े ना निभाए जाते। दिल के मारों का न कर गम के ये अंधो नसीब, दिल के मारों का न कर गम के ये अंधो नसीब, जख्म भी दिल में न होता तो कराहे जाते, जख्म भी दिल में न होता तो कराहे जाते, तुमसे उल्फत के तकाज़े ना निभाए जाते। कम निगाही के हमें खुद भी कहाँ की तौफीक, कम निगाही के हमें खुद भी कहाँ थी तौफीक, कम निगाही के लिए उज़्र ना चाहे जाते, कम निगाही के लिए उज़्र ना चाहे जाते, तुमसे उल्फत के तकाज़े ना निभाए जाते।
फकत दर्द की हसरत में कराहे जाके, है फकत दर्द की हसरत में कराहे जाते, तुमसे उल्फत के तकाज़े ना निभाए जाते, वरना हमको भी तमन्ना थी कि चाहे जाते, तुमसे उल्फत के तकाज़े ना निभाए जाते। अब कौन कहे तारा टूटा तो कहां पहुंचा, अब कौन कहे तारा टूटा तो कहां पहुंचा, आजाद की हर दुनिया बर्बाद की 100 राहें। अब नाम गमे दिल का तस्वीर व कलम तक है, अब नाम गमे दिल का तस्वीर व कलम तक है, तूफान सफीनों में ढूंढी है पनाहगाहें। तशहीर जुनू कहिए या ज़ौक़ सुखन हक़ी, अर्ज़ा है मेरे आंसू रुसवा है मेरी आए। कुछ दिन गमे हस्ती से निभाए